जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग फैक्ट ऑफ जीएस विद सोनू सर। साथियों, आज ईद का बड़ा ही पावन पर्व है और आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आते हैं, आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की श्रृंखला में ग्लोबल इश्यूज की। और ग्लोबल इश्यूज में हम बहुत सारी सोसाइटी, सोशल मीडिया इत्यादि बहुत सारी चीजों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं, भैया वीडियो छोटा है। तो आप सभी को मालूम है कि इस दौरान बहुत सारे भौतिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, जिनकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। हाँ, ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आप पढ़ाए हुए बिंदुओं का अगर थोड़ा सा भी गहराई से अध्ययन करते हैं तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बचकर नहीं जाएगा। तो वो चीज हमें ध्यान रखना है कि वो पॉइंट हमें गैदर करने हैं जो किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टिव रहते हैं। तो आते हैं, बात करते हैं हम लोग राष्ट्रमंडल दिवस की। देखिए, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है और ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 मई को। दूसरी, अगर हम बात करें कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1931 को। बच्चे बड़ी आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 मई को मनाया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर ये राष्ट्रमंडल है क्या? अब बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन भी देखे होंगे कि आगामी राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे या गत राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए। लेकिन यहां पर हमें यह सोचने की जरूरत है कि आखिर ये राष्ट्रमंडल है क्या। हम इसकी स्थापना की बात कर चुके हैं, ये 11 दिसंबर 1931 को स्टेबल हुआ था। अगर हम बात करें ये है क्या, तो देखिए, ये एक ऐसे देशों का संघ है जो कभी न कभी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उपनिवेश के केंद्र रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में इनकी संख्या अगर हम पूछे कितनी है, तो इनकी संख्या 53 है। ये ब्रिटिश औपनिवेशिक केंद्र के अंतर्गत रहे हैं। चल, अब हम बात करते हैं कि आखिर राष्ट्रमंडल का कार्य क्या है, यानी कॉमनवेल्थ का कार्य क्या है। तो एक अच्छा प्रशासन, मुक्त व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार, लोकतंत्र, विश्व शांति आदि की स्थापना करना राष्ट्रमंडल का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। अब देखिए, भारत इसका सदस्य कब बना था, तो 1947 में भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य बना था। तो ये हमारे पॉइंट जुड़े थे राष्ट्रमंडल से, कॉमनवेल्थ से। आपके लिए क्वेश्चन और दे देता हूं, वर्ष 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहां आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में क्वेश्चन रख लीजिएगा। चल, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए, ग्लोबल इश्यूज में हमारा पड़ोसी देश भारत व बांग्लादेश के मध्य आमद बंदरगाह समझौता। अब ये आमद बंदरगाह की अगर हम बात करें तो इसको हम भाषा में कह सकते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। ये पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, तो देखिए, यहां एक विशेष प्रकार का समझौता किया गया है जहां पर अंतरराष्ट्रीय जो व्यापारिक जलपोत हैं या हम कह सकते हैं शिप्स हैं, वो आवाजाही कर सकते हैं, इनको मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। ठीक, तो हमारा हाल ही में अभी एक सुरक्षा की दृष्टि से कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि अच्छे संबंध के तौर पर, या हम कह सकते हैं कि अच्छे नेबरहुड के रूप में। चूंकि आप सभी को मालूम है, भारत के पड़ोसी देशों में जो हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे ज्यादा लगती है। तो ये पॉइंट हमारा हो सकता है यहां से। तो बांग्लादेश, और दूसरी चीज आपको ये भी मालूम है कि बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको और बता दूं, बांग्लादेश 1971 के पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में इसका नाम बांग्लादेश पड़ा था। अब बांग्लादेश भारत की दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हालांकि कभी कभी इसमें चाइना का प्रभाव हो जाता है, जबकि एक हम अच्छे पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो जमीन से संबंधित चीजें हों या हम कह सकते हैं डेमोग्राफी से संबंधित चीजें हों। तो अगर हम सुरक्षा के सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो बांग्लादेश भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां पर अभी हमने एक समझौता किया है आमद बंदरगाह, ध्यान रखिए, आमद बंदरगाह यानी पोर्ट ऑफ कॉल, जिसके तहत मैंने आपको बताया कि यहां पर आने जाने वाले जहाजों को छूट मिलेगी। ठीक है, व्यापार छूट मिलेगी इनको। अब इसमें 5 बंदरगाह का समझौता हुआ है। 5 बंदरगाह भारत की तरफ से हैं और 5 बंदरगाह बांग्लादेश की तरफ से। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि बहुत ज्यादा पुराने क्वेश्चनों पर हम गौर नहीं करते हैं। ठीक है, करंट एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें
अच्छे से अच्छा क्वेश्चन और अच्छे से अच्छा टॉपिक हम कवर कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा देखने की जरूरत पड़ जाती है। कभी कभी जब भी हम आपसे बंदरगाह की बात करते हैं तो आप लोगों को मेजरली जो बंदरगाह पढ़ाए जाते हैं कांडला, जिसे आप वर्तमान में गुजरात में पढ़ता है, वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं। फिर आपने नेहवा शेवा या मुंबई बंदरगाह की बात करी होगी महाराष्ट्र में। फिर आप बात करते हैं तो गोवा में मर्मू गोवा की बात करते हैं। फिर आप अगर आते हैं कर्नाटक में तो न्यूमंगलोर की बात करते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ कोच्चि की बात करते हैं। अगर हम चेन्नई में बात करते हैं तो देखिए तुतिकोरिन हो गया, चेन्नई हो गया। ये हमारा कह सकते हैं कि ये हमारे बड़े बंदरगाह, एक राज्य में 3 सबसे बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो पारादीप मिल जाता है। पारादीप थोड़ा सा नीचे और आ जाते हैं, पहले तो विशाखापत्तनम, फिर पारादीप। पारादीप के बाद हम पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं जहां पर डायमंड हार्बर, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हल्दिया बंदरगाह। अंडमान निकोबार में भी एक पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। तो ये भारत के बड़े बंदरगाह हैं जिनको हम आसानी से पढ़ते हैं और वन लाइनर अप्रोच में हम इन्हें याद भी करते हैं। लेकिन आपको सोचने की आवश्यकता है कि अगर हम इनको करंट में जोड़कर पढ़ें तो जो भी नए बंदरगाह आएंगे, जो छोटे बंदरगाह आएंगे, वो भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं और हमें वास्तु स्थिति का पता चल जाता है। तो पोर्ट ऑफ कॉल में मैंने जैसे बताया आपको 5-5 बंदरगाह रखे गए हैं, जिनमें से एक माया बंदरगाह है, दूसरा कोलाघाट पश्चिम बंगाल बंदरगाह, और दूसरा सोनामुरा और धुलियान और जोगीघोपा। ये 1 2 3 4 5 ये 5 बंदरगाह भारत की तरफ से हैं। और इतने ही बंदरगाह आपके बांग्लादेश की तरफ से हैं, सुल्तानगंज, राजशाही, चिलमार, बहादुराबाद और दाऊद कांडी। तो देखिए ये हमारे इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं। अब हो सकता है कि भारत बांग्लादेश के मध्य हाल ही में बंदरगाहों को लेकर समझौता हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह समृद्ध नहीं है? तो आसान जवाब आप दे सकते हैं जब आप इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तो कभी कभी होता क्या है कि हम बड़े बंदरगाहों पर तो गौर करते हैं लेकिन इस तरीके के बंदरगाहों पर गौर नहीं करते। तो क्वेश्चन हमारा यहां से 1 नंबर का सॉल्व हो सकता है। ठीक, चलते हैं। अभी देखिए आप लोगों ने एक न्यूज़पेपर में भी खबर सुनी होगी और बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाइयों ने भी आपको पढ़ाया होगा, ओपन स्काई संधि। अब ये ओपन स्काई संधि चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पर अमेरिका ने इस संधि से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। अब अमेरिका इस संधि से बाहर निकल जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, या अन्य देशों का क्या इसमें लाभ था, क्या हानि होगी, इसके विषय में थोड़ा हमें देखने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ओपन स्काई संधि एक ऐसी संधि है, ऐसी ट्रीटी है जिसके माध्यम से सदस्य देश किसी दूसरे देश के वायु क्षेत्र में निगरानी उड़ान भर सकते थे। यानी वो किसी अन्य देश जैसे जॉर्जिया वगैरह हो गया, ठीक है, तो या बाल्टिक तट हो गए, ऐसे देशों में होने वाली गतिविधियों के लिए कोई अन्य देश अगर कुछ इस तरीके का अटैक या आक्रमण करना चाहता है तो सदस्य देश इन पर निगरानी रखते थे। हाल ही में ट्रंप सरकार ने इस संधि से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। हालांकि इतनी जल्दी नहीं निकला जा सकता, लगभग 6 या 7 महीने का समय भी इसमें लगेगा। तो इससे जो होने वाला है, यूरोप में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भय का माहौल हो सकता है। अमेरिका के क्षेत्रीय जो वायु क्षेत्र हैं उन पर कोई अन्य देश अब निगरानी उड़ान नहीं कर पाएगा। तो ये चिंता का विषय बना हुआ है। अब कारण दूसरा हुआ कि ऐसा अमेरिका ने किया क्यों? तो अमेरिका ने इसलिए किया क्योंकि वो कहता है कि रूस के द्वारा लगातार इस संधि का क्या किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है। वो अमेरिकी उड़ान है उनको नहीं भरने देता है। ठीक, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें देखो सदस्य कितने हैं, तो इसमें कुल जो सदस्य हैं वो 35 सदस्य हैं। अब इसकी प्रस्तावना कब आई थी, यानी इसको कब प्रस्तावित किया गया था, तो 1955 में ओपन स्काई संधि को प्रस्तावित किया गया था। और उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो थे ड्वाइट आइजनहावर। ड्वाइट आइजनहावर ने क्या किया था, इस योजना को प्रस्तावित किया था। जबकि इस पर सदस्य देशों ने सिग्नेचर कब किए थे, 1992 में किए थे। और इसे प्रारंभ कब से माना जा रहा है, इसे प्रारंभ 2002 से माना जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ओपन स्काई संधि समझ में आ गई होगी। यानी कहने का तात्पर्य एक आसान भाषा में और आप समझ लीजिएगा कि इसके सदस्य देश किसी भी देश के वायु क्षेत्र की निगरानी कर सकते हैं इस संधि के अंतर्गत। अब अगर इस संधि में जो देश सम्मिलित नहीं है तो किसी दूसरे वायु क्षेत्र की निगरानी नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से एक थोड़ा सा डर का माहौल हो रहा है। चलिए सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहां पर अगर आप
ऑर्डर मी शब्द सुनते हैं तो ये है क्या? तो ऑर्डर मी एक प्रकार का ई कॉमर्स ऐप है और ये ई कॉमर्स ऐप किसने लॉन्च किया है? तो पतंजलि ने लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा पतंजलि, क्लियर। जो बाबा रामदेव या हम कह सकते हैं आचार्य बालकृष्ण जी के द्वारा स्वदेशी अपनाने का नारा भी दिया गया था, ठीक है। देखिए दूसरा एक और आ गया टिकटॉक, इस समय चर्चा में है बहुत ज्यादा टिकटॉक, ठीक है। तो देखिए टिकटॉक का हाल ही में सीईओ किसे बनाया गया? होता क्या बच्चों, आपसे क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जिन्हें आप जानते हो, जो आपकी आंखों के सामने से गुजरे हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम उन चीजों को पकड़ते नहीं हैं और हमारे एग्जाम में ऐसे पॉइंट आ जाते हैं। ऐसा कब देखने को मिला? लास्ट ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए ये भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सीईओ किसको बनाया गया है? केविन मेयर को बनाया गया है। चलते हैं बात करते हैं नाबार्ड। देखिए पिछले बैंकिंग के सेक्टर में मैंने आपको नाबार्ड के विषय में बताया था और कहा था कि एक कृषि क्षेत्र की बैंक है जिसका रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन देखो करंट का यहां से बन गया। मैंने कहा जब आप चीजों को एक बार पढ़ते हैं तो बार बार वही चीजें घूम फिर कर कुछ ऐसा करती हैं जिसके कारण हमेशा वो चर्चा में बनी रहती। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत वास्ट सिलेबस है तो हम उसको कवर नहीं कर सकते हैं, हम कवर कर सकते हैं, लेकिन हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमें सही ताकत कहां लगानी है। तो देखिए एक बार नाबार्ड का फिर आया। अब आपका काम है नाबार्ड का पूरा नाम, नाबार्ड की स्थापना इत्यादि को क्या कर लेना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। इसने हाल ही में 1500 करोड़ रुपए का सहयोग प्रदान किया है। ये किस राज्य को इसने प्रदान किया है? तो ये पंजाब राज्य को इसने प्रदान किया है। चलते हैं बात करते हैं रक्षा क्षेत्र में। तो देखिए रक्षा क्षेत्र में एफडीआई। अब बच्चों क्वेश्चन आ जाता है एफडीआई क्या होता है? एफडीआई क्या होता है? बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा एफडीआई और ये एफडीआई है क्या? तो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ एक शब्द है एफडीआई। एफडीआई का तात्पर्य होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है? हो सकता है कि भारत की कंपनियों पर किसी अन्य देश के द्वारा क्या लगाया जाए? धन लगाया जाए। जैसे आप लोगों ने अगर देखा होगा तो नॉर्थ ईस्ट का जो विकास हो रहा है वो हमारे पड़ोसी देश जापान के द्वारा किया जा रहा है। तो जापान अपना पैसा क्यों किसी देश में लगाएगा? क्या कारण? तो लाभ के लिए ही तो लगाएगा। तो इसी तरीके से रक्षा क्षेत्रों में एफडीआई, एक बार आप फिर से सुन लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है। अब देखिए यहां पर पूछा गया है कि रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को कितना बढ़ाकर किया गया है? रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो देखिए ये 49% से बढ़ाकर लगभग 100% कर दिया गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देख लेते हैं भारत ने 3000 कोविड-19 किट 3000 कोविड-19 किट किसे प्रदान की है? तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये नेपाल को प्रदान किया गया है। अब देखिए नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है और नेपाल एक बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है। अब भारत इस नेपाल के साथ विवादित होता जा रहा है। अब इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। जहां पर हमारी डिप्लोमेसी कहती है, जहां हमारी विदेश नीति कहती है कि हम पहले अपने पड़ोसियों को देखें, लेकिन पड़ोसियों को भी थोड़ा सा सोचना होगा। जैसे कि हाल ही में चर्चा में रहा काला पानी। अब काला पानी से आपको याद रखना है काला पानी क्षेत्र, और यहां से आपका दर्रा याद आएगा जिसे आप बोलेंगे लिपुलेखा दर्रा। ध्यान रखिए ये लिपुलेखा दर्रा भारत के कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि हाल ही में नेपाल और भारत के संदर्भ में लिपुलेखा दर्रे का उल्लेख किया गया, या भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिए चाहे वो नीति की बात करे या वो माना की बात करे व लिपुलेखा की बात करे, ये तीनों दर्रे आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो ये लिपुलेखा दर्रा किससे विवादित है? तो याद रखना नेपाल और भारत के मध्य में विवादित है। अपनी तरफ से मैं कोई भी चीजें ऐसी नहीं बता रहा जो ना एग्जाम में पूछी गई हो। डोकलाम विवाद हुआ था जिसमें भूटान, भारत और चाइना 3 देश सम्मिलित थे। तो वहां पर आपसे पूछा गया था कि डोकलाम विवाद या डोकलाम कहां से संबंधित है?
तो याद रखिए वो भूटान से रिलेटेड था। ठीक है, तो हमारा एक छोटा सा पॉइंट कवर हो गया। तो नेपाल जो है एक बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है। इसके ऊपर जो सीमा है वो चाइना की है और इसके नीचे भारत की सीमा है। तो इन दोनों देशों के बीच में बफर का कार्य करता है या सुरक्षा वाला का एक तरीके से कार्य करता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और नेपाल से ही निकलने वाली एक नदी भी आप लोगों को याद होगी, जिसे आप लोग कहते हो कोसी नदी। और कोसी को किसका शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आज आए हुए थे और आप इनकी ज्यादा से ज्यादा डिटेल करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इनको पढ़ने की कोशिश करिएगा। कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।